बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये असल में मॉडर्न फिजिक्स का एक और ब्रांच है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम मॉडर्न फिजिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। उसके बाद एक और भी इसका चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का, सब एक ब्रांच टाइप है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ये सब मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं, लेकिन आज का अभी हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब सबसे पहले मैं आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा कुछ आइडिया दे दूं, ताकि फिर आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा इजीली समझ में आएगा। So before explaining atomic spectra, I just want to explain the electromagnetic spectrum. के electromagnetic spectrum क्या होता है? electromagnetic spectrum, अच्छा, electromagnetic spectrum क्या होता है? आप अगर देखें सनलाइट है, अगर सन का लाइट है, या बल्ब का एक कोई लाइट है, या अगर हीटेड कोल का कोई फ्लेम या कोई लाइट है, अगर आप इनको अगर इन सब वाइट लाइट्स को अगर आप पास करें किसी भी प्रिज्म एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, आला हम तो कह सकते हैं इसे, कि इससे जो भी लाइट पास होगा एक मिक्सचर ऑफ लाइट, मतलब जिस तरह सनलाइट है, ये इसके अंदर 7 कलर्स है, अगर आप उसे प्रिज्म से पास करें तो ये इस मिक्सचर ऑफ लाइट को कंपोनेंट्स ऑफ लाइट में डिवाइड कर देगा। तो अगर ये 1 2 3 4 5 6 और 7, अब अगर आप सनलाइट को प्रिज्म से पास करें और प्रिज्म के सामने अगर आप एक स्क्रीन रख दे या एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दे, तो ये आपको स्क्रीन पे 7 लाइट नजर आएंगे। तो ये काम किसने कर दिया? इस सिंगल लाइट को, सन का जो लाइट है, इसको 7 डिफरेंट कलर में किसने चेंज कर दिया? प्रिज्म ने। तो ये डिफरेंट कलर्स जो 7 है, ये आपको स्क्रीन पे इस तरह दिखाई देंगे कंटिन्यूसली, कि ये विबग्योर इसे कहते हैं, विबग्योर। सबसे पहले आपको वायलेट आ जाएगा स्क्रीन पे, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये तमाम के तमाम कलर्स आपके साथ स्क्रीन पे दिखाई देंगे। तो ये जो कलर्स है, इस कलर्स का, इस बैंड को, इस गुच्छे को, इस कलर की इस बैंड को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं? इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम है, ये लाइट से हमारे पास हासिल हो गया। और लाइट जो है, लाइट जो सन का लाइट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, मैग्नेटिक इन नेचर है। इसलिए इस स्पेक्ट्रम को सिंपल स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्पेक्ट्रम का जो सोर्स था ये लाइट था, और लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, और ये स्पेक्ट्रम जो हासिल हुआ ये लाइट से थ्रू प्रिज्म, लिहाजा इस स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम भी दिया जाता है। अब मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। क्या मतलब? इसके अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट वेवलेंथ्स के रेज है, तमाम के तमाम रेज। अगर आप देखें, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये के तमाम रेज सनलाइट में मौजूद है। अगर मैं सन का जो लाइट है, इसका मैं अगर स्पेक्ट्रम रेज का जो रेंजेस है, मैं अगर ये ड्रा करूं, तो आपके साथ सबसे पहले इधर आएगा गामा रेज, जो ब्रॉडली जो कॉमनली है रेज, और भी है उस कॉस्मिक रेज वगैरह, लेकिन मैं आपके कोर्स के मुताबिक लिख रहा हूं गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेंज, यूवी रेज, विजिबल रेंज या विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज एंड माइक्रोवेव्स या माइक्रो रेज, इस तरह भी कह सकते हैं। तो ये लाइट का पूरा स्ट्रक्चर है, लाइट के अंदर ये रेज है। अब देखें, आपके इस कोर्स में एक्स रेज भी शामिल है। एक्स रेज को हम डिटेल में बाद में, आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि एक्स रेज क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और इसकी प्रोडक्शन कैसी होती है, किसने, रॉन्जन ने इसको डिस्कवर किया था, किस तरह किया था, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बताना जरूरी है कि आप, ये लेफ्ट साइड है, ये वाला लेफ्ट साइड है, उधर जाओगे तो ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड से अगर आप राइट साइड की तरफ जाओगे, मतलब इधर से इधर जाओगे, ये तीर का निशान मैंने ड्रा किया, तो आपके साथ क्या होती है? 2 फैक्टर है। आपके साथ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है और वेवलेंथ इंक्रीज होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, ये आप लोगों को पहले पढ़ाया जा चुका होगा। आप लोगों को समझ, केमिस्ट्री से भी या फिजिक्स से भी आपको इसकी समझ आई होगी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है। लेकिन आपको ने ये नोट करना है कि आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गामा रेज है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है और इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो ये, अब इस तरफ आप जाओगे तो आखिर में आपके साथ माइक्रोवेव्स आते हैं। तो ये बात आप नोट करो कि माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। इस रेज में इलेक्ट्रोलाइट का जो सन के जो रेज है, इसमें मौजूद तमाम के तमाम रेज जो है, इसमें माइक्रोवेव्स या माइक्रो रेज की जो फ्रीक्वेंसी है सबसे कम है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो ये एक स्ट्रक्चर है सनलाइट का। अब देखो,
विजिबल रेंज, अब सनलाइट में ये तमाम के तमाम रेज है, लेकिन आप सनलाइट के सामने अगर प्रिज्म रखोगे तो सिर्फ और सिर्फ विजिबल रेंज की ये लाइट प्रिज्म से पास होगी, और प्रिज्म यही विजिबल रेंज को इस 7 कलर में डिवाइड कर देगा। और 7 कलर क्या है, विब गियोर पे कंसिस्ट कर रहा है। ये बाकी एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, ये विजिबल रेंज नहीं है, आप इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते ना। प्रिज्म में ये है कि इसको डिवाइड करके आपको दिखाए। सिर्फ ये विजिबल रेंज जो है ये अगर आप देखें इसमें मौजूद 7 कलर आपको दिखाई देगी। अब देखो, और ये इन्वर्ट बनेगा। इन्वर्ट का मतलब क्या, सबसे पहले इधर विजिबल आएगा, फिर इंडिगो आएगा, मतलब विब गियोर, इस तरह आप उल्टा कर लिखो ना तो ये इस तरह रेज का बैंड आएगा स्पेक्ट्रम का, ठीक है। अब देखो यही विब गियोर की अगर मैं बात करूं, विब गियोर GYOR, अगर मैं विब गियोर की बात करूं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इसमें भी लेफ्ट से राइट जाओगे तो यही ट्रेंड होगा। फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ बढ़ेगा। लेफ्ट से राइट अगर जाओगे ये वाला ट्रेंड देखो। वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, लेमडा सबसे कम है, और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और इसका लेमडा या वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। एनपी पार्टी के अगर आप देखो, उसकी टूपी अगर एक कंबाइन जलसा हो रहा हो तो एनपी वाली जो पार्टी है उसकी रेड कलर की जो टूपिया है या यूनिफॉर्म है वो दूर से भी दिखाई देता है। लिहाजा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम है और वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। इस तरह बड़ा इसका वेवलेंथ है, लिहाजा ये रेड कलर दूर से भी दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपके पास स्पेक्ट्रम था। स्पेक्ट्रम की सब सिंपल आप डेफिनेशन लिख दे। डेफिनेशन नोट करें कि व्हेन सनलाइट बल्ब एनी व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, इट डिवाइड्स इन 7 कलर्स एंड दिस बैंड ऑफ कलर, या इस कलर की इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन को, इस बैंड को, इस गुच्छे को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या सिंपली यू कैन से दैट इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब मैं आपको एक टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस टर्म को कहते हैं डिविएशन एंगल। डिविएशन एंगल क्या है और इसका वेवलेंथ के साथ क्या ताल्लुक है। देखो, अगर ये सनलाइट है, इसको अगर आप प्रिज्म से पास करोगे, अगर ये रे इस प्रिज्म को किसी भी पॉइंट पे हिट करता है, ठीक है, एक पॉइंट पे ये सन की लाइट या जो भी बल्ब की लाइट है, व्हाइट लाइट है, इस प्रिज्म को एक पॉइंट पे टच करता है, हिट कर देता है, ठीक है। मतलब ये कि ये लाइट इस तरफ जाना चाहिए था, स्ट्रेट पाथ पे, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट पाथ पे नहीं जाता। स्ट्रेट पाथ पे नहीं जाता, ये थोड़ा इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा तो ये क्या होगा, बैंड होगा। बैंड का मतलब क्या, अगर आप उसके सामने स्क्रीन रख दे या कोई फोटोग्राफिक प्लेट रख दे, फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन रख दे, तो ये क्या होगा, रेज इस तरह, वायलेट इधर आ जाएगा, इंडिगो इधर, ब्लू इधर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी। आपको पता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और लेमडा सबसे कम है, और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और इसका वेवलेंथ या लेमडा सबसे क्या है, ज्यादा है। देखें, अब देखो, इस लाइट ने इस प्रिज्म को इस पॉइंट पर टच किया और ये रेज इस तरह बेंड हो गए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, इस रेज को इधर जाना चाहिए था, ठीक है, स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये वायलेट इस तरह, वायलेट वाला कलर इस तरह क्या हो गया, बेंड हो गया। तो एक क्या बन गया, इस और इसके दरमियान एक एंगल बन गया, थीटा, सही है, एक एंगल थीटा बन गया बिटवीन डाइवर्टिंग रेज एंड द पॉइंट वेयर द व्हाइट लाइट हिट द प्रिज्म। तो अब क्या है, इस एंगल को एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। इस एंगल को क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रेट जाना चाहिए था, ये डॉट डॉट मैंने ड्रॉ किया है, इस लाइट को स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन जो कंपोनेंट्स इसमें लाइट में मौजूद है 7, वो स्ट्रेट पाथ से बेंड हो गए, स्क्रीन पे आपको नमूदार हो गए आपके सामने। तो ये वाला स्ट्रेट लाइन और ये जो बेंड हुआ लाइट्स, मतलब ये वायलेट और इसका जो डिविएशन एंगल ये है, इस रेस के साथ डिविएशन एंगल दूसरा होगा, इसके साथ डिविएशन एंगल तीसरा होगा। मतलब हर कलर का पॉइंट के साथ अलग अलग क्या है, डिविएशन एंगल है या एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। तो अब इससे मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूं कि जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी या इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वायलेट का, वेवलेंथ सबसे कम है, ठीक है। इस रे और इस जो हिट पॉइंट है उसके दरमियान डिविएशन एंगल ज्यादा है, वेवलेंथ कम है तो डिविएशन एंगल क्या है, बड़ा है। और रेड कहीं इधर आएगा सबसे आखिर में, तो इसके इस स्ट्रेट लाइन और रेड के दरमियान जो डिविएशन एंगल है वो बहुत कम है। तो इससे हमने एक पॉइंट कंक्लूड कर दिया कि एंगल ऑफ डिविएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू लेमडा। जितना लेमडा ज्यादा होगा इतना डिविएशन एंगल क्या होगा, कम होगा।
ठीक है, क्योंकि रेड का लेमडा सबसे ज्यादा है रेड कलर का, इसका डिविएशन एंगल बहुत छोटा बनेगा, स्ट्रेट लाइन के साथ छोटा सा एंगल बनेगा। और वायलेट का लेमडा सबसे कम है तो इसका सबसे बड़ा डिविएशन एंगल है। तो एंगल ऑफ डिविएशन इज इनवर्सली रिलेटेड विद वेवलेंथ ऑफ द रे। ठीक है, अब देखो ये तमाम स्टडी एक इक्विपमेंट के जरिए होती है। एक इक्विपमेंट के अंदर ये प्रिज्म होता है, उसके अंदर लाइट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, स्क्रीन भी उसके अंदर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो उसको आप कहते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी। या इस तमाम स्टडी को प्रिज्म की लाइट्स का, ये प्रिज्म की लाइट्स की एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फोटोग्राफिक प्लेट्स या स्क्रीन और इस तरह ये तमाम प्रिज्म स्पेक्ट्रम, इस तमाम की तमाम स्टडी को आप क्या कहते हो? स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहते हो? स्पेक्ट्रो, या आप इस तरह भी लिख लो द स्टडी ऑफ प्रिज्म या द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। लेकिन अगर सामने स्क्रीन कोई माइक्रोस्कोप या स्क्रीन लगा हुआ हो, आप उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी फिर कहोगे। लेकिन अगर आप इसकी जगह फोटोग्राफिक प्लेट रख दें, स्क्रीन की जगह एक फोटोग्राफिक प्लेट सामने रख दें, तो फिर आप उसे स्पेक्ट्रोग्राफी भी कह सकते हो। सब तमाम के तमाम स्पेक्ट्रोग्राफी, तमाम की तमाम सेम चीज़ है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोग्राफी, स्पेक्ट्रम चीज़ बस ये थोड़ी बहुत चेंज होती जाती है। तो ये तमाम के तमाम स्पेक्ट्रम के बारे में था। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसकी टाइप्स कितनी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की टाइप्स क्या है? तो ब्रॉडली इसको दो ही टाइप्स में आप डिवाइड करोगे। एक को कहते हो कंटिन्यूस, या एक को कहते हो इमेजन स्पेक्ट्रम, और दूसरे को आप कहते हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमेजन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसकी आगे हम डिटेल आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की इमेजन स्पेक्ट्रम क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसको स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं फॉरवर्ड। अच्छा, तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। सबसे पहले मैं एक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ये क्लासिफिकेशन जल्दी एक खाका सा ड्रा करता हूँ। इसके बाद मैं फर्दर एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। एक इसका ब्रॉडली जो क्लासिफिकेशन, एक को कहते हैं इमेजन स्पेक्ट्रम, दूसरे को आप कहते हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इमेजन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इमेजन स्पेक्ट्रम की फर्दर हमारे पास क्लासिफिकेशन है। एक इमेजन स्पेक्ट्रम को फर्दर हम सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं, एक को सिंपली कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और दूसरे को कहते हैं डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और दूसरे को कहते हो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये फर्दर सब डिवीजन है इमेजन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, अब देखो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसकी भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है। एक को कहते हो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरे को कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये तमाम के तमाम स्पेक्ट्रम्स की टाइप्स है। अब इसकी इस टाइप्स पे बात करते हैं, इसको एलेबोरेट करते हैं। ठीक है, अब देखो इमेजन स्पेक्ट्रम क्या है। इमेजन नाम से ही जाहिर है। लेट सपोज ये आपके साथ हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, जो भी एक एलिमेंट है या एक एटम है, इसको आपने हीट दे दिया। क्या दे दिया? हीट दे दिया, या कोई करंट दे दिया। मतलब ये कि कोई ना कोई एनर्जी आपने इस एटम को दे दी। तो इस एटम को एनर्जी तो मिल गई, तो ये अब तो ग्राउंड स्टेट में था, स्टेबल था। जो ही इसको एनर्जी मिल गई तो इसका ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाएगा, ये एटम में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन फिर क्या कर देगा? ये इलेक्ट्रॉन ये इसको लोअर शेल कहते हैं, या इस स्टेट को आप कहते हो ग्राउंड स्टेट, या इसे आप कहते हो स्टेबल स्टेट भी कह सकते हो, स्टेबल स्टेट। इसको आपने जो ही एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो इसमें क्या किया? इसमें अनस्टेबिलिटी आ गई, और जो फर्स्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन था ये ऊपर कोई शेल में चला जाएगा, क्योंकि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर दी, ये एक्साइट हो जाएगा। तो इस स्टेट को आप क्या कहते हो? एक्साइटेड स्टेट, या इसको आप कह सकते हो अनस्टेबल स्टेट। ठीक है,
एटम को आपने जो ही एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो उसमें अनस्टेबिलिटी आ गई, इलेक्ट्रॉन ऊपर शेल में चला गया। जब भी ग्राउंड स्टेट से या लोअर शेल से एक एटम का इलेक्ट्रॉन ऊपर शेल में घूम रहा हो तो समझो कि ये एटम क्या है, आपके साथ अनस्टेबल है। अब ये रिवॉल्व करेगा, ये तो इधर खड़ा नहीं होगा, सोएगा भी नहीं। अगर एक बंदे के पास जेब में पैसे हो और वो बाजार जा रहा हो, बाजार में हो, तो वैसे उसकी जेब में तो पैसे नहीं पड़ेंगे, वो खर्च करेंगे ना, उसको लॉस करेंगे, सामान लेंगे, जो है उसके साथ पैसे खत्म हो जाए तो वो वापस कराएगा। घर जो है उसका ग्राउंड स्टेट है और जो बाजार है ये एक्साइटेड स्टेट है। अब इस एक्साइटेड स्टेट में इसके पास एनर्जी है तो ये इधर रिवॉल्व करेगा। इस तरह रिवॉल्व का मतलब ये एनर्जी जो इसको मिली है ये किसी ना किसी तरह क्या करेगा, रिलीज करेगा। और जो ही ये एनर्जी रिलीज करेगा तो ये ऊपर शेल से वापस नीचे शेल में आएगा, और जो रिलीज एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट करेगा। इन द फॉर्म ऑफ लाइट क्या करेगा, एनर्जी, LIGHT, इन द फॉर्म ऑफ लाइट उस एनर्जी को वो रिलीज करेगा, रिलीज। और इसको आप, इस रिलीज एनर्जी को आप प्रोटॉन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्रोटॉन या क्वांटा, क्वांटा या प्रोटॉन, ठीक है। तो जो ही एनर्जी रिलीज करेगा तो लोअर शेल में आएगा, और आखिर में एट अल्टीमेटली एक टाइम आएगा कि ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो जो ऊपर शेल में गया था और ऊपर शेल से वापस ग्राउंड स्टेट में आ गया तो एब्जॉर्ब एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये मस्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइट होगा। तो देखो जो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया इसको कहते हैं एक्साइटेशन, और ऊपर शेल से वापस नीचे शेल में जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसे फिर क्या कहते हैं, डी एक्साइटेशन। तो डी एक्साइटेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट मस्ट। ये पॉइंट जरूरी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा वो हीट भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, लाइट भी हो सकती है, किसी और सोर्स ऑफ एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन ये बात कंफर्म है जब वापस ऊपर से नीचे आएगा तो जो एब्जॉर्ब एनर्जी को वापस रिलीज करेगा वो क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ लाइट करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ न हीट होगी और न करंट होगी, सिर्फ और सिर्फ लाइट होगी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हो, इसको प्रोटॉन या क्वांटा भी कहते हैं। और उस लाइट को अगर आप प्रिज्म से पास करें, उस लाइट को, रिलीज लाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर आप प्रिज्म से पास करें तो उस प्रिज्म क्या करेगा, उसको एक इसको अगर प्रिज्म सामने रख दिया और वो प्रिज्म क्या कर देगा, इस लाइट का एक स्पेक्ट्रम स्क्रीन पे बनाएगा, ठीक है। तो इस स्पेक्ट्रम को फिर आप क्या कहते हो, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हो उसे, ठीक है। और स्पेक्ट्रम की अहमियत क्या है, क्यों हम स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं, इसलिए करते हैं कि उनके अगर ये एटम हमारे पास हाइड्रोजन है तो इसका स्पेक्ट्रम अलग होगा, इस तरह लाइट्स कलर्स वगैरह डिफरेंट होंगे। अगर ये हीलियम है तो ये डिफरेंट इसके कलर होंगे, अगर ये सोडियम है तो इसके इधर स्पेक्ट्रम अलग बनेगा, KMnO4 है तो इधर स्पेक्ट्रम अलग बनेगा। तो आप एक एटम की आइडेंटिफिकेशन करते हो कि हमारे पास ये गैस कौन सा है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, उसका स्पेक्ट्रम से आप अंदाजा लगाओगे कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, KMnO4 के वेपर्स है, सोडियम क्लोराइड सोडियम के वेपर्स है, जो भी है आप स्पेक्ट्रम से आइडेंटिफिकेशन करते हो किसी एटम की। कितना इंपॉर्टेंस है स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो इस तरह आप करोगे, इसको क्या कहते हो, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसे आप क्या कहते हो, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन इमेज। अब दूसरा इसको आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कह सकते हो, ठीक है। कौन सा, लाइन इमेजन स्पेक्ट्रम को आप क्या कहते हो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये एटम से बना होता है। इमेजन स्पेक्ट्रम, लाइन इमेजन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। लाइन इमेजन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये एटम की वजह से ये स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। अब देखो ये तो बात हो गई लाइन इमेजन स्पेक्ट्रम की। अब दूसरी बात है लाइन एब्जॉर्ब, या इसकी दूसरी बात है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। किसकी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, अगर आप किसी लाइट को एटम से या मॉलिक्यूल से गुजार दे, किससे गुजार दे, एटम या मॉलिक्यूल। लाइट के सामने या आप एटम रख दें और या क्या रख दें, या लाइट के सामने आप मॉलिक्यूल को रख दें। दो ही पॉसिबिलिटी है आपके पास कि आप किसी लाइट के सामने आप क्या रख दें, या मॉलिक्यूल रख दें या कोई एटम रख दें, ठीक है। तो इस लाइट में 7 कलर है, सही है, 7 कलर्स। अब अगर आप उसे इस लाइट, ये ग्राउंड स्टेट है एटम का, ठीक है, और आपने इसे लाइट पास किया और कुछ ना कुछ वेवलेंथ इस लाइट का इस इलेक्ट्रॉन ने या इस एटम ने या इस मॉलिक्यूल ने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। और जो एब्जॉर्ब लाइट है वो क्या है, वो एब्जॉर्ब लाइट इलेक्ट्रॉन के पास है। अब तो इधर से जो लाइट निकलेगी, ये 7 कलर ऑफ लाइट, तो ये इधर 7 कलर नहीं होंगे, या 6 होंगे या 5 होंगे, मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। वो मिसिंग जो लाइट है वो असल में इस एटम या मॉलिक्यूल ने क्या कर दिया, वो वेवलेंथ कैप्चर कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। अब इसके सामने अगर आप प्रिज्म रखोगे और फिर इसको प्रिज्म से गुजार के स्क्रीन पे देखोगे तो इधर आपके साथ क्या होगा, कलर्स
सात नहीं होंगे, या 6 होंगे या 5, कुछ ना कुछ कलर इसमें क्या होंगे, मिसिंग होंगे। सही है, तो वो मिसिंग जो कलर है वो असल में किसने कर दिया, इसने एब्जॉर्ब कर दिया, इस एटम या मॉलिक्यूल ने। तो इस स्पेक्ट्रम को फिर आप क्या कहते हो, इस स्पेक्ट्रम को आप फिर क्या कहते हो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जनरली कहते हो, लेकिन अगर इधर एटम हो तो फिर आप इसको कहोगे लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन इधर अगर आपने मॉलिक्यूल रख दिया O2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, H2 वगैरह, तो फिर आप इसको, इस स्पेक्ट्रम को क्या कहोगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम। कौन सा, बैंड स्पेक्ट्रम या मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इधर मॉलिक्यूल है, अगर इधर एटम हो फिर आप उसे लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम फिर कहते हो। तो ये तो मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया आपको, अब इसकी डिटेल फर्दर पढ़ते हैं। ठीक है जी, हम अब फर्दर डिस्कस करते हैं कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, कंटिन्यूस इमिशन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं, नंबर फर्स्ट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के लिए हमेशा ये बात नोट करो कि इस स्पेक्ट्रम का, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का जो सोर्स होगा, ये स्पेक्ट्रम जिस चीज से बनेगा वो क्या होगा, वो वाइट लाइट होगा। कौन सा लाइट, वाइट लाइट। जब आप वाइट लाइट को गुजारते हो प्रिज्म से, पी प्रिज्म से, तो ये 7 कलर में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो आप स्क्रीन पर इसका जो स्पेक्ट्रम देखोगे वो तो क्या होगा, कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू से मुराद क्या है, जो रेनबो का, जो रेनबो अगर आप देखते हो, कोसिकाजा द बुडेटाल, यही कोसिकाजा क्या होता है, ये उसके जो कलर्स होते हैं, आपको 7 कलर्स दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत क्लोज क्लोज एक दूसरे के साथ मर्ज हुए होते हैं, बिल्कुल इस तरह मर्ज, आप उसके दरमियान बाउंड्रीज, मतलब बाउंड्रीज डिफाइन नहीं होते। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, वेयर देयर इज नो क्लियर बाउंड्रीज, वेयर देयर आर नो क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन द कलर्स के दरमियान क्या होते हैं, क्लियर बाउंड्रीज नहीं होते, तो स्पेक्ट्रम को क्या कहते हो, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का जो सोर्स होगा हमेशा के लिए क्या होगा, व्हाइट लाइट होगा। रेनबो इसकी एग्जांपल है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। या सनलाइट को अगर आप प्रिज्म से पास करोगे तो जो बैंड या स्पेक्ट्रम बनेगा उसके दरमियान क्लियर बाउंड्रीज नहीं होंगी, तो इस किस्म के स्पेक्ट्रम को आप क्या कहते हो, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हो। ठीक है, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का जो सोर्स है वो सनलाइट भी हो सकता है, सनलाइट भी हो सकता है, कैंडल लाइट जो शमा होती है उसकी लाइट भी हो सकती है, साथ कोल से एक लाइट प्रोड्यूस होता है वो भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी जो हमारे पास है वो है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कौन सा, फर्स्ट हमने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बता दिया, दूसरा है क्या है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, दूसरा क्या है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं कि डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमेशा के लिए क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रम होगा। क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रम। हमेशा के लिए लाइन स्पेक्ट्रम क्या होगा, लाइन एमिजन वाला जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, लाइन एमिजन स्पेक्ट्रम क्या होगा, आपके साथ डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। या एटॉमिक जो स्पेक्ट्रम है हमने एक्सप्लेन किया वो किस तरह डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि वो अगर आप हीट दे दे, एनर्जी दे दे, करंट दे दे, या जो भी हीट दे दे, अब मैंने इधर एक्सप्लेन किया था आपको, आप कोई हीट दे दे तो हीट के अंदर तो हर किस्म का लाइट होता है, तो वो लाइट एब्जॉर्ब, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, उसने एक स्पेसिफिक लाइट के वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया है, जो जब डी एक्साइड होगा तो आपके साथ स्क्रीन पे वो सिर्फ वही, असल में अगर ये 7 कलर का स्क्रीन है तो एक आपको दिखाई देगा, दूसरा मिसिंग होगा, तीसरा दिखाई देगा, चौथा मिसिंग होगा। तो एक स्पेक्ट्रम 7 कलर का नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 3-4 कलर इसमें होंगे या 2 कलर होंगे, डिपेंड अपॉन दिस इलेक्ट्रॉन किसने कितना वेवलेंथ और कौन कौन से कलर को ऑब्जर्व किया है। तो इधर आपको सिर्फ वही कलर दिखाई देंगे, लिहाजा जो लाइन एमिजन स्पेक्ट्रम है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस के मतलब से मुराद के ये जो बैंड है उसके दरमियान क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, मिसिंग है बाज लाइट्स। तो इस किस्म के जो लाइट है उसको क्या कहते हो, लाइन डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब दूसरा इसकी डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में भी आप इस पे भी मैंने बात कर दी। तो ये अब दूसरा है बैंड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की दो ही टाइप्स है, एक है लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और दूसरा बैंड स्पेक्ट्रम और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। वो भी डिसकंटिन्यूस होता है, बैंड या मॉलिक्यूलर, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर मॉलिक्यूल हो तो क्या होगा, वो बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, या इमेजन स्पेक्ट्रम में मतलब अगर मॉलिक्यूल को आपने एनर्जी दी है, उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला और ऊपर से नीचे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा ऊपर से, तो भी तो लाइट एमिट करेगा, उससे भी जो स्पेक्ट्रम बढ़ेगा वो लाइन इमेजन तो होगा, लेकिन लाइन इमेजन में डिसकंटिन्यूस या बैंड डिसकंटिन्यूस होगा क्योंकि वो मॉलिक्यूल का था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता दी। तो
अब लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे मैंने बात भी कर दी। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वही होगा जब किसी लाइट को आप सोडियम से पास करें, सोडियम के एटम से, तो वो स्पेक्ट्रम आपके साथ बनेगा, येलो टाइप का बनेगा या जो भी बनेगा, तो वो स्पेक्ट्रम को आप लाइन कहोगे। लेकिन अगर लाइट को आप किसी मालिक्यूल से KMnO4 से गुजार दें तो उससे भी एक स्पेक्ट्रम बनेगा, वो तो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन की वजह से जो स्पेक्ट्रम बनता है, लेकिन उसको के सामने हम मालिक्यूल रखते हैं तो फिर क्या होगा, उसे आप क्या कहोगे, बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा, फर्दर हम डिस्कस करते हैं। अब आपके कोर्स में क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। अब ये तो सारे किस्से आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थे, लेकिन अब हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। और मेन टॉपिक क्या है आपके पास, मेन टॉपिक है आपका मेन जो कोर्स का टॉपिक है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा अभी आपका चैप्टर पे आपका अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है। द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज कॉल्ड, द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटम के स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आप किसी एटम को हीट दोगे या एनर्जी दोगे या करंट दोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, लाइट दोगे ये भी दोगे तो वो नीचे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उस दौरान भी एक स्पेक्ट्रम आपके साथ हासिल होगी, क्योंकि इसने एब्जॉर्व कर दी एनर्जी, ऊपर चला गया। ये लाइट तो मुसलसल आ रहा है, ये जो हीट है या लाइट है जो भी है, ये 7 कलर पे कंसिस्ट कर रहा है, और 12 कलर ये एब्जॉर्व कर देगा, तो इधर आपके साथ 6 या 7 कलर आ जाएंगे, उससे भी एक स्पेक्ट्रम बनेगा, उससे आप क्या होगे, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और यही एब्जॉर्ब एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन आप हीट सोर्स को रिमूव कर दे, यही इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो 20 लाइट एमिट करेगा। उस लाइट से अगर आप प्रिज्म रख दे सामने तो एक बैंड आएगा या एक क्या आएगा, एक स्पेक्ट्रम आएगा, उसे आप लाइन इमेजन स्पेक्ट्रम कहते हो। तो यही एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। लेकिन बात यह है कि आपका जो कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे, ये सारी डिस्कशन जो आपकी इस चैप्टर में होगी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे होगी, या आप लिख दो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। मतलब कि वो एटम, उस एटम की स्पेक्ट्रम के बारे में बातें हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। तो अब ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, हीलियम डबल पॉजिटिव, ठीक है, हीलियम के साथ क्या टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, डबल पॉजिटिव मतलब हीलियम पॉजिटिव है, सिर्फ हीलियम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके, देखिए इस पॉजिटिव के साथ क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। या लिथियम डबल पॉजिटिव, तो इसके लिथियम डबल पॉजिटिव के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसकी वो एटॉमिक नंबर वगैरह से फाइंड करें तो आपके साथ हो जाएगा कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये यूनी स्पेक्ट्रम, या मोस्टली इन लोगों ने किसकी बात की है इस चैप्टर में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। इन लोगों ने किसकी बात की है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो इसमें चैप्टर में हम अब डिटेल से पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में सारे डिटेल ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर फर्स्ट था, इंशाल्लाह लेक्चर सेकंड भी अभी स्टार्ट हो जाएगा।